अपने चैनल मैथ किंग मेकर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 10। सो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम कुछ रिकैप करेंगे। यहाँ पे जो 10th क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उसका कुछ रिकैप पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन एरिया, सेक्शन एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, स्लोप ऑफ लाइन हैविंग 2 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। सो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात इस चैनल पे आपको क्या मिलेगी कि यहाँ पे कंसेप्ट मिलेंगे, फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं और फॉर्मूले भूल सकते हैं हम, कभी भी गलत टाइम पे फॉर्मूले भूले जा सकते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम, देखो इस चैप्टर में मेन जो बेसिकली हमारा फोकस रहेगा वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट लाइन कब पैरेलल होती हैं, कब परपेंडिकुलर होती हैं, और किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर करनी हो हमें किसी पॉइंट की तो वो हम फाइंड करना सीखेंगे। ओके, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करना सीखेंगे कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा सा रिकैप हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो रिकैप क्या करना है हमें, देखो डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला हम पढ़ जानते हैं कि अगर ये m/n के रेशो में अगर c पॉइंट इसको डिवाइड करता है तो x की वैल्यू c पॉइंट का अगर xy कोऑर्डिनेट होंगे तो इसकी वैल्यू होगी mx2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n, और इसकी my2 प्लस एन y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको सिखाया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं। x1 y1 लिखो, x2 y2 लिखो। ट्राइंगल के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और अगेन फिर लिखेंगे x1 y1, इसको लिखेंगे 1, x1 y2 का मल्टीप्लाई x2 y3 का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और x3 y1 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y1 x2 का मल्टीप्लाई 4, y2 x3 का मल्टीप्लाई 5, y3 और x1 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको बताया था हाफ 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। तो ये सब मैंने आपके जो 10th का चैप्टर कवर किया है मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से कवर किया है, ठीक है। सो अभी ये बात हुई 10th क्लास की, अभी हम बात करेंगे अब 11th क्लास की, ठीक है। 11th क्लास में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, स्लोप के बारे में जानेंगे कि किसी लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन हमने बना ली, ये कोई हमारी ये स्ट्रेट लाइन हमने बना ली, और ये स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं L1 है जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है। x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। तो ये जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी, ठीक है, tan थीटा की जो वैल्यू होगी उसको कहते हैं इस लाइन का स्लोप। और थीटा क्या होता है, थीटा होता है जो कि x एक्सिस से एंगल बनाया हुआ होता है, तो उसको कहते हैं हम थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे जो उसका स्लोप होगा, स्लोप होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इस थीटा का अगर हम tan लिख दें सो दैट विल बी कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम किसी भी लाइन का स्लोप, अंडरस्टूड, ओके। सो अब हम कंडीशन फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। जब मान लेते हैं कि इस लाइन पे 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ठीक है, इसी लाइन पे आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक x1 y1 और एक x2 y2 मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है A जो कि x1 और y1 है, और यहाँ पे कोई पॉइंट B है जो कि है x2 y2, ठीक है। अब हमने क्या कहा आपको कि जो tan थीटा जो स्लोप है, इसका स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये मैंने x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो जब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर डाल दिया तो इस ट्राइंगल को थोड़ा सा मैं इधर बना लेता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे,
ABC ट्राइंगल मैंने यहाँ बना लिया। ए यहाँ है, सी यहाँ है और बी यहाँ है, ठीक है। ये एंगल हुआ आपका थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2, ठीक है। अब tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। अब AC क्या चीज़ है, AC BC और AC क्या है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक, y2 है और ये डिस्टेंस यहाँ तक है y1, तो BC क्या है, BC है y2 माइनस y1, है ना भाई। ये डिस्टेंस में से अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, y2 में से अगर y1 को माइनस कर दें तो यही बचेगा। तो इसका मतलब BC क्या हो गया, BC हो गया y2 माइनस y1 और ये AC क्या हो गया, AC हो गया आपका, देखो यहाँ तक डिस्टेंस है x2, यहाँ सेंटर से ये ओरिजिन से लेके और इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस है आपकी x2, ओके, और ये डिस्टेंस है आपकी x1 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1 आ गई। तो यहाँ पे m क्या आ गया, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो इज इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ओके। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 2 लाइन आपको दी हैं, तो दोनों लाइन का 2 लाइन के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि अगर 2 लाइन आपको गिवन है तो वो 2 लाइन कब परपेंडिकुलर होंगी, कब पैरेलल होंगी, क्या उनकी कंडीशन होगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लाइन मान लेते हैं, ये हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है। अब ये एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x एक्सिस से ये वाला एंगल हम मान लेते हैं कि θ1 है और ये वाला एंगल मान लेते हैं हम θ2 है, ठीक है। अब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल अगर होंगी तो ये जो θ1 है और θ2 है दोनों इक्वल हो जाएंगे, समझ में आई ना बात भाई। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी तो θ1 और θ2 इक्वल होंगे, और जब θ1 और θ2 इक्वल होंगे तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो भी इक्वल होगा, जो स्लोप होगा वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। ये क्या है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन होने की कंडीशन हो जाएगी। क्या कंडीशन हो जाएगी कि दोनों का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब क्या होगा। तो उसके बाद उस सिनेरियो को भी थोड़ा देख लेते हैं कि जब ये एक लाइन है कोई, ठीक है, और एक लाइन ये है, तो ये एंगल बना रही है, मान लेते हैं θ1, और ये वाली जो लाइन है वो एंगल बना रही है θ2, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो ये जो ट्रायंगल बना आपका ABC, इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो C एंगल, ये जो θ1 एंगल बन रहा है, θ1 एंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई θ1 इज इक्वल टू अदर जो 2 एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो θ1 एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा θ2 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस θ2, θ1 इज इक्वल टू 90 प्लस θ2। तो स्लोप क्या होता है, m1 क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू tan θ1, है ना। अब यहाँ पे आप tan ले लो दोनों तरफ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 प्लस θ2, समझ गए बात। तो ये क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू tan θ1 हो गया, और इज इक्वल टू इसको हमने लिख दिया tan 90 प्लस θ2। tan 90 प्लस θ2 कितना होता है, tan 92 प्लस θ2 होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ASTC करेंगे तो
ASTC करेंगे तो 90 प्लस थीटा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव और 10 कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोट में, ठीक है। सो 10 90 प्लस थीटा आ जाएगा कोट थीटा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अब इस कोट थीटा को मैं 10 में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा -1/10 थीटा 2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 10 थीटा 1 है वो किसके बराबर आ गया, -1/10 थीटा 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये क्या है 10 थीटा 1, 10 थीटा 1 है स्लोप m1 और m2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो कोई भी दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, अगर उन दोनों का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर अगर -1 आ जाता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। अगर दोनों का स्लोप इक्वल आ जाता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। गॉट द कंसेप्ट, बहुत आसान है। अभी फाइंड करते हैं, अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि इसका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, फॉर्मूलों में रटने में विश्वास नहीं करना है, ओके। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो x1 y1 उसने दे दिया 3 - 2 और x2 y2 दे दिया उसने -1 4। तो अब ये स्लोप बता रहा है, एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास होती है, उसका स्लोप हमें बताना है। तो m क्या पढ़ा था हमने, y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। आंसर बहुत सिंपल है, आ जाएगा, लिख दोगे, ओके। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इसमें b है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट्स मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ओके। तो अभी ये फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाले में कह रहा है कि जो लाइन है वो इंक्लिनेशन बनाती है x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती है। तो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाती है, ये वो लाइन है L। तो अब इसका ग्रेडियंट क्या होगा या स्लोप क्या होगा, m इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 कितना होता है, √3 होता है। तो इसका जो ग्रेडियंट आ गया, इसका जो स्लोप आ गया वो आ गया √3, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ओके। अभी हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में सीखेंगे अभी हम, ठीक है, ओके। तो सपोज करते हैं कि दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन है हमारी L1 और ये लाइन है हमारी L2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कहाँ पे एंगल बन रहा है, इस L1 का एंगल हम मान लेते हैं कि α1 है और इस L2 का एंगल मान लेते हैं हम α2 है, ठीक है। एंगल कहाँ से मेजर होता है, x एक्सिस से मेजर होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये एंगल L1 जो लाइन है वो एंगल बना रही है α1 और L2 जो लाइन है वो एंगल बना रही है α2। हमें क्या करना है कि दोनों लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो दोनों के बीच का एंगल कौन सा बन रहा है, देखो एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, समझ की बात। तो उसको थीटा मान लेते हैं, इसको फाई मान लेते हैं। तो एक बनेगा एक्यूट एंगल, एक बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल है तो अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब देखो ये जो ट्राइंगल बना आपका ABC, इसमें ये वाला जो एंगल है α2 एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा। तो α2 विल बी इक्वल्स टू α1 प्लस थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें थीटा फाइंड करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा, α1 को इधर ले आओ तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा α2 माइनस α1। तो हमें दोनों के बीच का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो 10 लगा देंगे दोनों तरफ। तो 10 थीटा क्या हो जाएगा, 10 α2 माइनस α1, ठीक है। 10a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, 10 α2 माइनस 10 α1 अपॉन 1 प्लस
tan अल्फ़ा 2 इंटू tan अल्फ़ा 1। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया, tan थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब ये tan अल्फ़ा 2 क्या है, स्लोप है। तो अगर ये tan अल्फ़ा 2 स्लोप है तो इसको लिख देंगे, मान लेते हैं m2, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका स्लोप। तो इसको अगर हम m मान लें तो ये आ गया स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप बिटवीन टू लाइंस। तो स्लोप बिटवीन टू लाइंस विल बी गिवन बाय m इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी देखो ये थीटा और फाई ये कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है। तो अगर मैं फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो फाई क्या होगा भाई, फाई होगा 180 माइनस थीटा। फाई की वैल्यू 180 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से टेन फाई क्या आ जाएगा या टेन थीटा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से टेन फाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन होता है नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, टेन फाई इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो टेन फाई पॉजिटिव होगा, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो टेन फाई नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब अगर थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 जो 10 की वैल्यू होती है, 10 की वैल्यू देखो ये 180 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो 10 की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होती है, बट जैसे ये दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू को हमें जो है एक्यूट एंगल ही कंसिडर करना है। तो एक्यूट एंगल अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोड़ लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोड़ लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव वैल्यू देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसलिए m की वैल्यू जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो स्लोप होगा दैट विल बी m इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और उसका हमने ले लिया मोड। सो मोड विल गिव यू द पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स एक्यूट एंगल, ठीक है। ओके, अभी बात करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो दोनों हो सकती है। ये थीटा आपका अगर पॉजिटिव है तो फाई नेगेटिव होगा, फाई पॉजिटिव है तो थीटा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक एक्यूट एंगल बनेगा और एक तरफ से ये ऑब्ट्यूस एंगल भी बनेगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा क्लियर कर लेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, m की वैल्यू दी है उसने π/4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप है 1/2, दूसरी लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या फॉर्मूला है हमारा, m इज इक्वल टू, ये दिया है उसने थीटा की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m क्या है, tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan π/4 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू रख लो, m2 माइनस 1/2 और 1 प्लस m1 m2 1/2 इंटू m2, ठीक है। tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। सो 1 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2 m2। तो यहाँ से हम m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो m2 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 m2, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। m2 की वैल्यू -3 भी आ सकती है और m2 की वैल्यू -1/3 भी आ सकती है, ठीक है। अभी पीछे पढ़ा है हमने कि m2 की वैल्यू अगर m2 की वैल्यू 3 आएगी ना, प्लस 3 भी आ सकती है, और m2 की वैल्यू -1/3 भी आ सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे -1/3 रखेंगे हम, -1/3 रखने पे
ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये वैल्यू 1 बन जाएगी। तो ये M2 की वैल्यू 3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और M2 की वैल्यू -1/3 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। अब दो कंडीशन आएंगी तो वो कैसे फॉलो होंगी, देखो कंडीशन देख लो, ये है आपका एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन है, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है वो π/4 बन रहा है। ठीक है, तो एक लाइन ये हो गई मान लो, और एक लाइन मान लो ये हो गई। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, π/4 बन रहा है। तो एक लाइन ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे ये मान लेते हैं, वो वाली लाइन है जिसका आपने ये दिया हुआ है स्लोप L1 दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाली लाइन है आपकी L2 हो जाएगी। ठीक है, जिसका स्लोप हमने फाइंड किया है M2 = 3। अब एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो L1 से अगेन 45 डिग्री का एंगल बना रही हो, इस तरह से कोई लाइन हो सकती है। ठीक है, ये एंगल कितना है 45 डिग्री या π/4, तो ये आपकी L3 हो सकती है। और इस L3 का जो स्लोप होगा, देखो जब भी स्लोप माइनस होता है तो माइनस का मतलब है कि वो एंगल क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हो बिल्कुल क्लियरली कि ये एंगल कैसा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। L3 जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, दो लाइन ऐसी हो सकती हैं जो L1 के साथ 45 डिग्री का एंगल बना सकती हैं। एक लाइन ये L2 हो सकती है जिसका स्लोप है 3, एक लाइन ये L3 हो सकती है जिसका स्लोप है -1/3। तो यहाँ पे M2 की दो वैल्यू हो सकती हैं, इसका मतलब दो लाइन हो सकती है। क्लियर है, तो ये यहाँ पे छोटा सा आपको कंसेप्ट एक याद रखना है। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है कि लाइन थ्रू पॉइंट्स -2, 6, 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चीज़ों को लिखते जाना है तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा और इजीली उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या दिया है और उसको एज इट इज़ लिखते चले जाओ। लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8। कोई लाइन है जो दो पॉइंट से होकर जा रही है। कौन कौन से पॉइंट से जा रही है, एक तो है -2, 6 और 4, 8। तो एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं -2, 6 और एक यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं 4, 8। ये कोई लाइन ले ली। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट के, किसी लाइन के दूसरी लाइन के थ्रू द पॉइंट्स 8, 12, x 24। इसका जो पॉइंट है वो है 8, 12 और x 24। ठीक है, इस लाइन पे दो पॉइंट दिए हैं उसने x 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो M1 और M2 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अब इसके लिए M1 कितना होगा, तो M1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 8 - 6 अपॉन 4 + 2, तो ये आ जाएगी 2/6 यानी कि 1/3। M2 की वैल्यू निकालोगे आप 24 - 12 अपॉन x - 8। ठीक है, तो ये आ जाएगी 12 अपॉन x - 8। अब M1 M2 को मल्टीप्लाई करके -1 रख दोगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन x - 8 इंटू 1/3 = -1। तो इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 = x - 8, -8 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 + 8 दैट इज़ 12। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, सो बाय द कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इसी तरह से इसी स्लोप पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है। बहुत इजीली आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट देखो कोलिनियर कैसे हो सकते हैं। कोलिनियर होने की कंडीशन, अगर मान लो ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर कब होंगे, ये मान लेते हैं x1 y1 दिया है, इसको दिया है x2 y2 और इसको दिया है x3 y3। ठीक है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो स्लोप है, देखो ये जो स्लोप बनेगा और ये जो स्लोप, देखो इसको ऐसे समझ लो
यहाँ पे x1 y1 है, यहाँ पे x2 y2 है और यहाँ पे x3 y3 है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं x एक्सिस है। अब ये x एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे अगर एंगल बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा, यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो ये भी थीटा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन के पार्ट हैं। तो ये लाइन कभी भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा सेम एंगल बनाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ गए। अब क्या करो आप, देखो ये 2 पॉइंट दिए हैं आपको, 2 पॉइंट की हेल्प से आप ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। इन 2 पॉइंट की हेल्प लेते हुए ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ओके। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपने m1 निकाला और m2 निकाला, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, इसका मतलब क्या है कि तीनों जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोलिनियर कंडीशन में ये तीनों सेम एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ओके। तो इस पे बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है उसने 3 पॉइंट है। एक P H K Q, एक पॉइंट है H K, एक पॉइंट है ये P है, एक पॉइंट है Q x1 y1, एक पॉइंट है R x2 y2, ठीक है। लाई ऑन ए लाइन शो दैट। अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो हमें क्या दिखाना है? हमें कुछ कंडीशन दिखानी है कि h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। हमें ये करना है प्रूव। तो देखो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहती है कि अगर इस वाली और इस वाली लाइन का हम ग्रेडियंट, इस वाले और इस वाले पॉइंट से मिलने वाली लाइन का ग्रेडियंट अगर निकालें, स्लोप अगर निकालें, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू y1 माइनस k y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। x1 माइनस h आ जाएगा और m2 क्या आ जाएगा? m2 आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो m1 इज इक्वल टू m2 इन केस ऑफ कोलिनियरिटी के केस में तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे, तो एक लाइन में होंगे तो y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, सो y1 माइनस के इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x1 माइनस h, ठीक है, x1 माइनस h। यही प्रूव करना है हमें। x1 माइनस h इज इक्वल इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका। उसको मैं पलट के लिख देता हूँ, h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा ही इसका प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो यूज़ होता है वो ग्राफ्स में यूज़ होता है। जब हम किसी क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे स्लोप की फॉर्म में हम इस स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया है, फिगर पहले बना लेते हैं। तो ये कोई फिगर है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट दिया है उसने 0, 2 और ये पॉइंट कहीं दिया है 3, 8, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है T और D, 3 पॉइंट उसने दे दिए। तो कह रहा है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। ये क्या है? ये T का ये जो x एक्सिस है वो T को शो कर रहा है और ये जो y एक्सिस है वो D को शो कर रहा है। दोनों क्वांटिटी को, T को x एक्सिस के थ्रू शो कर रहे हैं हम और D को y एक्सिस के थ्रू।
So two position of the time and distance are recorded as when t is equal to 0, d is equal to 2. तो एक यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया t is equal to 0, d is equal to 2 पे, तो ये 0 2 पॉइंट हो गया। एक 3 8 पे हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और एक हमने TD पे ऑब्जर्व करा। तो कह रहा है कि यूजिंग द स्लोप कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज हाउ डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो अब क्या होगा, देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका स्लोप, जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो t और d होंगे, क्योंकि x एक्सिस के थ्रू हम t मान लेते हैं, y एक्सिस के थ्रू हम d मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि t और d में क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये स्लोप और ये स्लोप दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 - 2 अपॉन 3 - 0 विल बी इक्वल्स टू, देखो ये तो इसकी स्लोप हो गई, इस वाली की लाइन की स्लोप हो गई। अब इस वाली लाइन की स्लोप निकालो तो ये आ जाएगी d - 8 अपॉन t - 3। इसको सोल्व कर लो, 6/3 इज इक्वल टू d - 8 अपॉन t - 3। तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू d - 8 अपॉन t - 3। मल्टीप्लाई कर दो, 2t - 6 इज इक्वल टू d - 8, ठीक है। 6 को उधर ले जाओ या 8 को इधर ले जाओ, तो 2t इज इक्वल टू d - 2। तो ये यहाँ पे एक रिलेशन आ गया t और d के बीच में, ठीक है। या d इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, सो d इज इक्वल टू 2t + 2, 2 कॉमन आ गया, सो ये हो जाएगा t + 1। तो d की वैल्यू आ गई 2 × t + 1। तो d और t में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपकी पूरी की पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज है, इजीली हो जाएगी। स्लोप के कंसेप्ट पे एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस्ड है, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया है तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 करेंगे और 10.1 करके इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, सो हम इस लेक्चर को अब कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जो है 10.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हो। तो अभी हम पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो पहला उसमें कंडीशन है कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो जाए और y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन होगी तो उसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे हमें मान लेते हैं कि a डिस्टेंस है, ठीक है। और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस यहाँ से b है। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर ये L1 है और ये L2 है तो L1 का इक्वेशन क्या होगा। देखो L1 लाइन पे हमेशा y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हमेशा की हमेशा a ही रहेगी। x एक्सिस से कभी इस इक्वेशन, इस लाइन पे आप कभी भी कोऑर्डिनेट देखोगे तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा आपको a ही मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं y = a। तो इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस विल बी y = a, और यहाँ पे इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस, इस लाइन पे अगर कहीं भी आप जाओगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, b मिलेगी। देखो ये मैंने नेगेटिव साइड में बना दिया, इसको मैं पॉजिटिव साइड में बना देता हूँ। पॉजिटिव में बना लो या नेगेटिव में बना लो, मतलब सिर्फ डिस्टेंस से है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको b डिस्टेंस पे बना लेता हूँ, यहाँ पे बनाते हो तो -b हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। तो इस वाली लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हमेशा y एक्सिस से b डिस्टेंस पे रहेगी, ठीक है। मतलब इस पे कभी भी आप देखोगे तो x का कोऑर्डिनेट जो मिलेगा आपको वो b मिलेगा। तो कोई भी इक्वेशन जो पैरेलल टू x एक्सिस है उसका इक्वेशन होगा y = a। जो इक्वेशन पैरेलल टू, जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसका इक्वेशन होगा x = b, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 3। एक पॉइंट है आपके पास -2 3, -2 3 से वो इक्वेशन पास हो रही है। -2 3 कहाँ पे होगा, -2 और 3 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये पॉइंट है आपका -2 3। अब कोई इक्वेशन है यहाँ से पास हो रही है, तो उस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस। अब यहाँ से कोई इक्वेशन पास हो रही है जो पैरेलल टू एक्सिस है, एक्सिस यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी ये तो, और ये हो गई x एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ये x एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन है ये कितना है, ये 3 है और ये कितना है, -2 है।
तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और x एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है वो थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखो आपने एक चीज पढ़ी है, अब हम पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको पॉइंट दिया होगा, एक किसी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप आपको दिया होगा। तो दो चीज़ें आपके पास होगी कि लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इट इज़ हैविंग ए स्लोप ऑफ दैट मच। तो दो चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि ये कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इस पे कोई पॉइंट दिया है, पॉइंट कौन सा दिया है, मान लेते हैं कि x0 और y0 कोई पॉइंट इस पे दे दिया इसने। ओके, अब हम इस पे एक पॉइंट मान लेते हैं अपनी तरफ से x और y। ठीक है, x और y हमने कोई पॉइंट मान लिया, तो यहाँ पे ये स्लोप जो होगी ये थीटा, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे y माइनस y0 अपॉन x माइनस x0, ये m की वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये आपकी बन जाएगी क्या, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। ठीक है, तो कोई इसमें रटने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x0 y0 विच हैज़ ए स्लोप ऑफ m, उसका ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 7 आराम से कर सकते हो, उसमें m की वैल्यू दी है और x0 y0 दिया है, किस पॉइंट से वो इक्वेशन पास हो रही है। सिमिलर फैशन में हम 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन कैसी होगी, ये भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है। देखो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, अगर ये पॉइंट x1 y1 होगा और ये पॉइंट x2 y2 होगा। अभी हमें क्या दिया है कि 2 पॉइंट से कोई इक्वेशन पास हो रही है, उसका स्लोप हमें नहीं पता है, बट स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम। तो इसका स्लोप क्या होगा, इस इक्वेशन का स्लोप क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप हमने निकाल लिया। अब ये स्लोप की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y0 x0 की जगह पे क्या लिख दिया हमने, या तो x1 y1 मान लो या x2 y2 मान लो, कुछ भी इसमें दोनों कंसिडर कर सकते हो। तो या तो y माइनस y0 x0 की जगह x1 y1 लिख दो या x2 y2 लिख दो। तो मैं यहाँ पे y1 और x1 लिखता हूँ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या निकाली हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसका जो इक्वेशन होगा वो ये होगा। ठीक है, सिंपल है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देख लो। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ हम कि स्ट्रेट लाइन के कितने कितने फॉर्म होते हैं। तो हम यहाँ पे स्लोप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक तो स्लोप दिया होगा और दूसरा दिया होगा आपको इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन किससे दिया होगा, इंटरसेप्शन विद वाई एक्सिस, और इंटरसेप्शन कैन बी गिवन विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इसने वाई एक्सिस के साथ, ये कोई लाइन है L और इसने वाई एक्सिस के साथ में इंटरसेप्शन दे दिया, ये मान लेते हैं थीटा है। ओके, तो ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्शन दे दिया। इंटरसेप्शन मतलब ये कितना लेंथ को कट करता है वाई एक्सिस के। तो मान लेते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस के C लेंथ को ये कट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका क्या, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, y कोऑर्डिनेट C हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन सिंपल इक्वेशन हो गई
कैसी इक्वेशन हो गई, अभी अभी पढ़ा हमने, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। बहुत सिंपल सी इक्वेशन पढ़ी है हमने, ठीक है। तो ये अब ये एक्स जीरो वाई जीरो क्या है, एक्स जीरो वाई जीरो है आपका जीरो सी, है ना, एम तो गिवन ही है। तो y माइनस वाई जीरो कितना है, c है, इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो कितना है, जीरो है। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गई। समझ में आई बात, कैसी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गई। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि y एक्सिस से ही कट करेगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि x एक्सिस से कट करे। तो अगर x एक्सिस को कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा तो ये आपका जो है कितना, x एक्सिस से मान लेते हैं ये c कट करता है, x एक्सिस को मान लेते हैं ये c कट करता है। तो फिर ये पॉइंट कौन से आ जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका c0। जब ये पॉइंट c0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू y माइनस वाई जीरो, वाई जीरो कितना है, ज़ीरो है। सो y माइनस वाई जीरो जीरो है, इज इक्वल टू m x माइनस एक्स जीरो कितना है, c है। तो फिर ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। सो y इज इक्वल टू m x माइनस c आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इंटरसेप्शन विद द पॉजिटिव y एक्सिस हो रहा है तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इंटरसेप्शन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हो रहा है तो इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी। देखो फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल है, बट कंसेप्ट को याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे बस, ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2। ईजिली हो जाएगा, m की वैल्यू दी है और c की वैल्यू दी है। दूसरे में x इंटरसेप्ट दिया है उसने, तो x इंटरसेप्ट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, y इंटरसेप्ट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ओके। अभी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें कि ये y एक्सिस से भी इंटरसेप्ट कर रहा है और x एक्सिस से भी इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्म्स सारी यहाँ पे पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसका आगे जाके यूज़ है। तो यहाँ पे है इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बट इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें क्या करेगा, ये एक्स एक्सिस से भी इंटरसेप्ट करेगा और वाई एक्सिस से भी इंटरसेप्ट करेगा। ये कोई लाइन है मान लेते हैं L, तो ये क्या करती है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस से मान लेते हैं A इंटरसेप्ट करता है और वाई एक्सिस से मान लेते हैं B इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A0 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0B। सिंपल है इक्वेशन निकालना। कैसे सिंपल है भाई, दो आपके पास पॉइंट आ गए, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, क्या होता है इक्वेशन। सो y माइनस, अगर इस देखो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये हमने अभी अभी पढ़ा है पीछे, तो इस ये लगा दो। अब मान लेते हैं कि x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको x1 y1 मान लो, उसको x2 y2 मान लो, जो आपको सहूलियत लगे उसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं y माइनस y1, y1 कितना है, 0 है, y2 माइनस y1 b माइनस 0 और ये है x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a, x माइनस x1 कितना है, x1 है a, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस a का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख दूँ, इसको इधर ले आओ। सो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, दोनों साइड को ए बी से डिवाइड कर दो। ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्म और पढ़ ली हमने स्ट्रेट लाइन की कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से इंटरसेप्शन ए हो, वाई एक्सिस से इंटरसेप्शन बी हो, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 करना है, इसी पे बेस्ड है, बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बट समझोगे तो बहुत आसान लगेगी आपको।
ठीक है। करना क्या है उसमें हमें, देखो अब पढ़ने वाले हैं हम नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। इस इक्वेशन में बस इतना दिया होगा कि ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर जो डालेंगे हम, ठीक है, मान लेते हैं वो P है। अगर ये P होगा तो अगर ये इसका एंगल, अगर ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। ओके, सो इस एंगल को हमने लिया है, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर हमने इस पे डाला है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लेते हैं हमारा ए बी है, तो ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है ओमेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीक सिंबल है ओमेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो लाइन ये है हमारी एल, इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर हमने डाला ए बी, कहाँ से डाला, ओरिजिन से जो डाला परपेंडिकुलर, उस ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाला वहाँ वो परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, ओमेगा एंगल बनाता है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट। देखो बी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे हम तो ये लेंथ आ जाएगी, ओके, और यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो यानी कि ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड कर लो। अब देखो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, अगर इसको हम सी मान लें तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, बी सी क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा क्या हो जाएगा और साइन ओमेगा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा देख लो। कोस ओमेगा क्या हो जाएगा, देखो अगर ये P है तो कोस ओमेगा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो AC अपॉन P हो जाएगा, है ना। और साइन ओमेगा क्या होगा, साइन ओमेगा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो BC अपॉन P हो जाएगा। तो यहाँ पे जो AC की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P कोस ओमेगा और BC की वैल्यू आ जाएगी P साइन ओमेगा। समझ में आई बात। तो अब ये जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, AC तो होगा x वैल्यू और BC होगा y वैल्यू। तो AC है आपका P कोस ओमेगा, तो ये आ गया P कोस ओमेगा और ये आ गया P साइन ओमेगा। समझ में आई बात। अब आपने क्या किया, देखो आपने जो उस लाइन पे एक पॉइंट फाइंड कर लिया है ना, तो लाइन पे अगर हमें पॉइंट दिया है तो हम इजीली उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। और देखो दूसरी बात क्या है, परपेंडिकुलर का जो स्लोप है वो कितना है, ओमेगा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ओमेगा हो जाएगा, है ना भाई। लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 ओमेगा हो जाएगा। भाई इसका स्लोप कितना है, 10 ओमेगा है, परपेंडिकुलर है, तो मैंने क्या बताया था कि दोनों का स्लोप क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1 होता है, तो यहाँ से m2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1 हो जाएगा। m1 क्या है, 10 ओमेगा है ना। सो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 ओमेगा, -1 अपॉन 10 ओमेगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, लाइन का स्लोप निकाल लिया और पॉइंट है ही आपके पास, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y0 कितना है, p साइन ओमेगा और इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा इंटू एक्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, पी कोस ओमेगा, ठीक है, पी कोस ओमेगा। तो यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, साइन ओमेगा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वाई साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस ओमेगा
प्लस पी कोस स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब ये पी साइन स्क्वायर ओमेगा उधर ले जाओ, एक्स कोस ओमेगा इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, यहाँ पे कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म होती है आपकी एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ओमेगा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड एक्स एक्सिस, और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको बोलते हैं हम कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ओके, चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11। इसी नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड है आपका एग्जाम्पल नंबर 11, याद रह जाएगी ना, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ओके, चलो अब फटाफट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो पी दे दिया इसने 4 यूनिट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे दिया 4 यूनिट्स, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज ओमेगा दे दिया उसने 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होती है आपकी, फॉर्म क्या पढ़ी थी हमने, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, कोस 15 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 45 माइनस 30, इसका फॉर्मूला कोस ए माइनस कोस बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कोस 45 होता है 1/√2, कोस 30 होता है आपका √3। ठीक है, माइनस साइन 45 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, तो 2√2 यहाँ पे एलसीएम आ गया, बचेगा √3 माइनस 1, तो ये आ गया कोस 15 की वैल्यू। सेम वे हम साइन 15 की वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, x इंटू √3 माइनस 1/2√2 प्लस वाई इंटू साइन ओमेगा साइन 15 आ जाएगा √3 माइनस 1, सॉरी ये कोस में आता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन में आ जाएगा -1, 2√2 इज इक्वल टू पी। इसको पी की वैल्यू दी है उसने 4। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी बड़ी टिपिकल सी इक्वेशन बनेगी, √3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √3 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 8√2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 भी इसी पे बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कह रहा है वो। सो एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एफ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन गिवन दैट के इज इक्वल टू 273 व्हेन एफ इज इक्वल टू 32। देखो यहाँ पे क्या है कि ये एफ है और ये टी है। ठीक है, तो एक पॉइंट उसने दिया है कि जब टी की वैल्यू, जब के की वैल्यू 273 है, ये एफ है और ये के है, ये फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ये केल्विन टेम्परेचर है। तो जब के की वैल्यू 273 है तो एफ की वैल्यू 32 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा 32 और 273। ठीक है, ए पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि जब के की वैल्यू 373 है, एफ की वैल्यू 21 है। एफ की वैल्यू जब 21 है तो के की वैल्यू 373 है, यानी कि यहाँ पे कहीं ये आ गया बी। एफ की वैल्यू जब 32 है, सॉरी एफ की वैल्यू 212 है। एफ की वैल्यू जब 212 है तो 212 तो आगे आएगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। एफ की वैल्यू जब 212 है तो टी की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है, 373 है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए आपके पास, 2 पॉइंट आ गए एफ और टी के। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम,
इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये आ गया आपका x1 y1 और ये आ गया x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन में फाइंड करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे y क्या है आपका, y है k, तो k माइनस y1 कितना है, y1 है 273 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 373 माइनस 273 अपॉन 212 माइनस 32 इंटू x का मतलब क्या है, f है, f माइनस x1 दैट इज 32, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व करने के बाद आपकी जो फ़ारेनहाइट और केल्विन जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन, ठीक है। इसी का यूज़ करते हुए ये देखो, इसका यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन बनाई, के और एफ के बीच में एक रिलेशन बनाया। तो अभी करनी है आपको एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 बिल्कुल सिंपल इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, आराम से हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे आगे आपको तभी लेक्चर पढ़ना है जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। अगर कोई आपको डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अपना डाउट पूछे कमेंट बॉक्स में। तो अभी हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन, देखो अभी हमने बहुत सारी फॉर्म पढ़ी है इक्वेशंस की, लेकिन जनरली हम लाइन को किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। अभी इसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है। जैसे आपने पहली पढ़ेंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी पढ़ी आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने पढ़ी थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। m की वैल्यू देखेंगे और c की वैल्यू देखेंगे क्या आती है, ठीक है। तो यहाँ से ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या करेंगे, y को खाली रख लेंगे। तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि m की जगह पे ये रखा है, इसको m कह देंगे और इसको कह देंगे स्मॉल c, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कभी भी अगर जनरल इक्वेशन दी है तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू सी होती है। A1 x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, सी को उधर लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस ए अपॉन सी, सी से डिवाइड कर दो, एक्स माइनस प्लस माइनस बी अपॉन सी इंटू वाई इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ए की जगह पे ये लिखा है और बी की जगह पे ये लिखा है। तो ये हो गया एक्स इंटरसेप्शन, ये हो गया वाई इंटरसेप्शन, ठीक है। तो ये सब जस्ट सिंपल सी चीज़ें हैं। और दूसरा क्या है, एक तीसरी फॉर्म है आपकी नॉर्मल फॉर्म पढ़ी आपने। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तीसरी है आपकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म मतलब एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देखो क्या देख रहे हो आप, सी को उधर ले जाओ अगर, तो ये माइनस सी हो जाएगा। तो या पी को इधर ले लो, एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हम क्या देख रहे हैं कि ए अपॉन कोस ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन
सी, सॉरी माइनस सी अपॉन पी आ रहा है, ठीक है। तो ए अपॉन कोस ओमेगा, भाई ए और कोस ओमेगा का रेशो ले लेंगे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट है ये, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे कांस्टेंट है माइनस पी और यहाँ पे कांस्टेंट है सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए अपॉन कोस ओमेगा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन पी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें उस तरह से उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चाहे तो पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोस ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे? पहले इस रेशो को ले लो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और 3 ले लो। तो 1 और 3 में ए की वैल्यू क्या रख देंगे हम, ए आ जाएगा हमारा माइनस सी कोस ओमेगा अपॉन पी, ठीक है, या ए पी आ जाएगा माइनस सी कोस ओमेगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब 2 और 3 को ले लेंगे, 2 और 3 से क्या आ जाएगा, 2 और 3 से आ जाएगा बी पी इज इक्वल टू माइनस सी साइन ओमेगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे सी स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, सी स्क्वायर उसमें भी कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ये वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अब जब इसको अंडर रूट करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये प्लस माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि p क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, तो ये प्लस ही प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोड इसका लिख सकते हैं कि p की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब p की वैल्यू यहाँ रख दोगे आप, p की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो कोस ओमेगा आ जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ रख दो ना, तो यहाँ से जो कोस ओमेगा आ जाएगा, कोस ओमेगा आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और साइन ओमेगा आ जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस, ओके। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कोस ओमेगा की वैल्यू, साइन ओमेगा की वैल्यू, p की वैल्यू, ओके। अब ये आपके एग्जाम्पल नंबर 13 दिया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10, फाइंड इट्स स्लोप x एंड y इंटरसेप्ट। अब देखो इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, इक्वेशन अगर किसी दूसरे फॉर्म में दे रखी है तो हमें स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का जो फॉर्म है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देख लो, एग्जाम्पल नंबर 13 में इक्वेशन दे दी उसने 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो ये सब जो अभी मैंने कंसेप्ट आपको बताया जस्ट एक वर्किंग प्रिंसिपल है, इस तरह से हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी देखो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक तो स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का मतलब क्या है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू किस में फाइंड होती है, m और c दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कौन सी फॉर्म में लिख आता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आता है। तो इस इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो हम लिखेंगे माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। ये 4y को उधर ले जाओ तो ये सब प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4x प्लस 10/4, तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका c। समझ गए बात। तो यहाँ इस तरह से हमें m और c फाइंड करना है। उसके बाद x एंड y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो। x एंड y इंटरसेप्ट के फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, x 10 से डिवाइड कर दो, सो 3/10x
-10 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 -10 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 4/10 y = 1। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन -10/3 और इसको लिख सकता हूँ y अपॉन 10/2 यानी कि 5/2 आ जाएगा। ठीक है, = 1। तो अब ये क्लियरली ये क्या है, ये आपका a है, ये क्या है, ये b है, ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब 14 तक क्वेश्चन देख लो, उसमें क्या है, नॉर्मल फॉर्म, उसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक इक्वेशन दी है एग्जांपल नंबर 14, √3x + y - 8 = 0 इंटू नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, x cos ω + y sin ω = p, ये होती है आपकी नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 3x + y = 8। वर्किंग प्रिंसिपल हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो √3/cos ω = इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका कोफिशिएंट sin ω = और ये हो जाएगा 8/p। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से आप क्या करो, p की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो या तो इससे ऐसे कर सकते हो या सिंपली वहाँ से जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं फॉर्मूलों से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ क्या पढ़ा था आपने कि p = c/a² + b² का √ ठीक है, cos ω = a/a² + b² का √ ± और sin ω = ± b/a² + b² का √ ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी है आपने वहाँ पे। तो चाहे तो इस तरह से जो कंपैरिजन करके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो यहाँ से सिंपली इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, p की जगह पे मैं c अपॉन, देखो अब यहाँ कंपेयर करोगे आप ax + by + c से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, √3 है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है और c की वैल्यू है 8 -8। ठीक है, तो ये यहाँ पे ABC की वैल्यू आ गई। ABC की वैल्यू इसमें रख दो तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपका -8 अपॉन a² + b² मतलब 3 + 1 4, 4 का √2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई -4। ओके, अब cos ω की वैल्यू निकालो। cos ω कितना हो जाएगा, cos ω हो जाएगा ±a कितना है, a है आपका √3 अपॉन a² + b² है 2 और sin ω कितना हो जाएगा, sin ω b की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये √3/2 की वैल्यू कितनी किसके लिए होती है, ओमेगा की वैल्यू 45 होगी, π/4 पे cos की वैल्यू √3/2, साइन की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, और p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा आ गया आपका 45 नहीं 30 डिग्री पे ये √3/2 होता है, साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपने क्या किया, p की वैल्यू फाइंड कर दी। एक तो p की वैल्यू हमेशा हम लेंगे प्लस में, तो p की वैल्यू आ गई आपकी +4। ठीक है, इसको मोड ही रखेंगे हमेशा। तो p की वैल्यू आ गई +4 और ओमेगा की वैल्यू आ गई √30 डिग्री। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री = 4। तो इस तरह से ये आपकी जो है कन्वर्ट हो गई नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो इजीली कर लिया आपने। ओके, अभी कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। सिंपली आप इजीली कर सकते हो बट मैं करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत इजी है, बहुत आराम से कर सकते हो। एंगल बिटवीन द लाइंस क्या पढ़ा था हमने, m = tan θ2 - tan α2 - tan α1। m क्या पढ़ा था हमने, tan α2 - tan α1 अपॉन 1 +
tan अल्फ़ा 1 tan अल्फ़ा 2, ठीक है। या हमने पढ़ा था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। उसी पे बेस्ड है। इक्वेशन दी है आपकी, दो इक्वेशन दी है। एक दिया है y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लो। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया √3x प्लस 5, m की जगह पे क्या है √3 है, तो यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। अब दूसरी इक्वेशन लिखिए, दूसरी इक्वेशन है √3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसको कन्वर्ट कर लो x बाई √3 माइनस 6 बाई √3, तो यहाँ पे m की जगह पे क्या रखा है 1 बाई √3, सो m2 कितना आ गया 1 बाई √3, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रख दो बस। सो tan थीटा कितना हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 कितना है m2 है 1 बाई √3 माइनस √3, और ये भी मोड में रहता है 1 बाई √3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1 बाई √3, इससे कैंसिल हो गया। इसको एलसीएम ले लो, √3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 3 अपॉन यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 2 बचेगा। ओके, ये इसका मोड लगा दो। 1 माइनस 3 कितना होता है -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 1, तो ये आ गया 1 बाई √3, मोड था तो पॉजिटिव लिख दिया हमने। सो tan थीटा इज इक्वल टू √3 कितने पे होता है tan 30 डिग्री पे होता है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों जो लाइन है उनके बीच का जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 17 भी आराम से कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे फाइंड करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है बट उसको करेंगे हम, ठीक है। एक टॉपिक बच गया बस। ओके, किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर किसी लाइन से हमें फाइंड करना हो तो कैसे उसको फाइंड करते हैं, बड़े ही सिंपल वे में उसको देख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी कोई एक लाइन है, ठीक है। ये कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब एक कोई पॉइंट है कहीं पे P, ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट से हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर। तो ये परपेंडिकुलर डाल लिया, और ये परपेंडिकुलर जो डाला हमने, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस D है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो ये इसको दो जगह इंटरसेप्ट करेगा, इस लाइन, ये लाइन इसको एक तो यहाँ इंटरसेप्ट कर रही है और एक यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो इंटरसेप्शन होगा, ये इंटरसेप्शन क्या होगा, देखो ये जो इंटरसेप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा -c अपॉन -a अपॉन c -c अपॉन a, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी -c अपॉन a, क्योंकि जब हम इसको इंटरसेप्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अभी अभी हमने क्या देखा, ये आया, ठीक है। -c से इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा x अपॉन -c अपॉन a प्लस y अपॉन -b अपॉन c अपॉन b, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x इंटरसेप्शन आया -c अपॉन a और y इंटरसेप्शन आया -c अपॉन b, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -c अपॉन a 0, और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -c अपॉन b, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कैसा बनाया हमने, इस तरह का कोई एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, और ये जो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए,
ये कोऑर्डिनेट P के हमने मान लिए कि ये कोऑर्डिनेट है x1 और y1, ठीक है। P के हमने कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1, इसको हमने मान लिया M, ओके, और इसको मान लिया हमने R, और इसको मान लिया हमने Q, इस पॉइंट को PQR, और ये हमारा ओरिजिन है O, ठीक है। ओके, तो अब ये जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, PQR का एरिया किसके बराबर होगा? बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? RQ, इंटू हाइट कितनी है? PM, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ से ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो ये वर्टेक्स पता है हमें, इसका ये वर्टेक्स पता है, इसका ये वर्टेक्स पता है, तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और RQ भी हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। RQ क्या होगा? RQ दो डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे RQ की वैल्यू, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे फाइंड करोगे? देखो RQ की वैल्यू फाइंड कर लो। RQ हो जाएगा आपका C/B का होल स्क्वायर प्लस C/A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका RQ, और इसका सारे का अंडर रूट। तो यहाँ पे B स्क्वायर A स्क्वायर आ गया आपका LCM, तो ये बचेगा आपका C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर का अंडर रूट। C स्क्वायर यहाँ बाहर निकाल लो, तो C/AB आ जाएगा, तो ये बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू किसकी आ गई? RQ की वैल्यू आ गई, ठीक है। और जब ये फॉर्मूला लगाते हुए, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जब यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हों आपको, तो एरिया ऑफ PQR आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको इसको सोल्व करके लिखना है। एरिया ऑफ PQR जो आ जाएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो 2 ऑफ एरिया ऑफ PQR जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका C/AB इंटू AX1 प्लस BY1 प्लस C, ठीक है। तो अब इजीली मैं PM फाइंड कर सकता हूँ। PM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 एरिया PQR अपॉन RQ। तो 2 एरिया PQR अपॉन RQ कर दो, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? PM की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि D की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो ये थी, अपॉन RQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? C/AB और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये हमेशा प्लस ही रहेगी, ठीक है। तो किसी x1 y1 पॉइंट से अगर किसी लाइन पे हम, कौन सी लाइन? AX प्लस BY प्लस C पे अगर हम परपेंडिकुलर डालें, तो उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। याद रखने का तरीका ये है कि XY की जगह x1 y1 रख दो और इसको डिवाइड कर दो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के अंडर रूट से, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। किसी भी पॉइंट का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी भी लाइन से, ठीक है। अभी हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका भी। कैसे, जरा देख लो। 2 पैरेलल लाइन दी होंगी आपको, उनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, ओके। चलिए फटाफट से 2 पैरेलल लाइन बना लेते हैं। ये कोई 2 पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये वाली जो पैरेलल लाइन है, देखो इसमें पैरेलल लाइन दी है आपको y इज इक्वल टू mx प्लस C1। सबसे बड़ी बात है कि दोनों का जो केवल C1 और C2 का डिफरेंस होगा इसमें, क्योंकि m तो बराबर ही रहेगा। दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो दोनों की जो स्लोप होगी वो सेम होगी,
ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, ज़रा फाइंड करते हैं। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, अभी अभी पढ़ा हमने। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ़ वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -c1/m। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -c1/m0, ठीक है। ओके, ये कोऑर्डिनेट आ गया -c1/m0। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूँ मैं, तो ये आ जाएगी दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो अभी अभी जो हमने चीज़ पढ़ी है वही है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c2 पे इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो कितनी है, ठीक है। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगी ये इक्वेशन, mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली इक्वेशन का जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, mx माइनस वाई, वाई को उधर ले गया मैं, mx माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा m, x की जगह पे ये पॉइंट लिख दो, -c1/m, ठीक है, माइनस y, यहाँ पे 1 हो जाएगा, y की जगह पे मैं लिखूंगा 0, प्लस ये हो जाएगा c2, ठीक है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, m है, और b स्क्वायर क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, m से तो m कैंसिल हो गया, ओके। और ये किसके अंदर है, ये सब डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो ये बच गया आपका -c1 प्लस c2 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो या d इज इक्वल टू लिख दो c2 माइनस c1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया भाई आंसर। इस तरह से हम दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच का, ठीक है। या इसको हम देखो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि d इज इक्वल टू c2 माइनस c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। चाहे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि m क्या है, m है आपका जस्ट, अगर इसको आप ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, c2 माइनस c1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 - 5 फ्रॉम द लाइन। बिल्कुल सिंपल है, अभी अभी जस्ट हमने करके दिखाया आपको, इस तरह से उसको इजीली कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट एग्जांपल, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। एक पैरेलल लाइन दी है 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन दी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है, ठीक है। ये A है और ये B है, तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा C1 माइनस C2 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और ये ब्रैकेट, ये मोड के अंदर C1 माइनस C2 कितना, 7 माइनस 5 अपॉन, देखो C1 माइनस C2 करो या C2 माइनस C1 करो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये मोड है तो आंसर आपका प्लस ही आएगा। तो 7 माइनस 4 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो D आ जाएगा आपका 2/5 यूनिट, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत आसान है,
और इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। एक्सरसाइज नंबर 10.3 करनी है, उसके बाद में आपको इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज भी गिवन है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करनी है आपको, ठीक है। कहीं से अगर आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल, वहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी सोल्व करें। और आपको अनसोल्ड पेपर कहीं से मिलते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कहीं मिलते हैं तो उसको ज़्यादा ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपको वर्कशीट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, मैं आपको वर्कशीट भी भेज दूंगा रेस्पेक्टिव चैप्टर्स की, ठीक है। चलिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।